हेलो जिद्दी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के इस सेशन में जो दिसंबर वाला हमारा सेशन आने वाला है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय है। 4 से 5 महीने का समय अभी हमारे पास है। और यूजीसी नेट के साथ साथ अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेट में सेट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि सिलेबस जो होता है वो सेम होता है यूजीसी नेट का। और अलग स्टेट्स जैसे कि राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट्स जो रहता है अपनी सेट एग्ज़ाम लेता है, उसका भी सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी आपको ये जो टॉपिक्स हैं सिमिलर देखने को मिलते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं, कुछ एडिशनल भी होते हैं। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको एमपी पढ़ना पड़ेगा, एमपी की इकोनॉमी उसमें ऐड हो जाती है। कुछ टॉपिक यहाँ से हट जाते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्या होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम होते हैं। इसके बाद आप किसी स्टेट की पीजीटी टीचर्स की एग्ज़ाम दें, उसमें भी क्या होता है, यही टॉपिक्स रहते हैं। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसे नेट के साथ साथ हम इस ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ेंगे कि सभी के लिए ये क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है पढ़ने की, हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इससे आने वाले जो PYQs हैं हम उन्हें भी कवर कर लेंगे, वो भी लगा लेंगे। तो उससे होगा क्या कि टॉपिक को पढ़ने का तरीका जो है हमारा, वो अगर PYQ ओरिएंटेड होगा तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होता है, वही टॉपिक उसी तरह से हमें पढ़ना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ के रख लेना, उसे रिवाइज ना करना या उसे इस तरह से ना पढ़ना कि क्वेश्चंस ना बने, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हम अपना पहला टॉपिक जो है यूनिट 1 का पहला टॉपिक है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उसे हम स्टार्ट करते हैं। पिछली जो क्लासेस हुई थी हमारी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। ये जो हमने है ये सभी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम ये क्लासेस लेके आए हैं और ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी जब तक कि हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन नहीं ले लेंगे। तो जैसे जैसे क्या होगा, ये टॉपिक कवर होंगे, हमारी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ लेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उपयोगिता का परिचय। तो यहाँ हम देखते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। सबसे पहले देखिए, जब हम उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ेंगे ना, तो आप अपने आप को एक कंज्यूमर मान के चले, क्या मान के चले, एक उपभोक्ता मान के चले। फिर जब अगली क्लास में हम उत्पादक के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे तो अपने आप को एक उत्पादक मान लेंगे। उससे क्या होगा, अध्ययन करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आप एक उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति या गृहस्थ जिसके पास सीमित आय होती है, ठीक है, आय क्या है, दी हुई होती है। अर्थशास्त्र में हम जब सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम एक मान्यता लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या माना, आय सीमित है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास 1000 रुपये हैं। अब आगे क्या है, सीमित आय के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का चयन कैसे करता है। एक उपभोक्ता है, मंथली मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपये आते हैं। अब मैं उसे अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं पर किस तरह से खर्च करता हूँ। मान लीजिए कि दूध पर मैं 100 रुपये, दूध पर मैं मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 रुपये खर्च करता हूँ, ब्रेड पर मैं 10 रुपये खर्च करता हूँ। इस तरह से मैं अपने खर्चे को क्या करता हूँ, बांट लेता हूँ। तो एक विवेकशील उपभोक्ता होने के नाते मेरे पास जो आय है मैं उसका विभाजन इस तरह से करता हूँ, मेरी आवश्यकताओं को क्या करता हूँ, अलग अलग डिवाइड करके अपने जो धनराशि है मेरे पास, मेरी जो इनकम है उसको मैं डिवाइड करूँगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर क्या करूँगा, खर्च करूँगा। तो उपभोक्ता का लक्ष्य क्या होता है, उपभोक्ता का मुख्य लक्ष्य होता है कि वो अपनी उपयोगिता को क्या करे, अधिकतम करे। मेरे पास जो 1000 रुपये हैं मैं उन्हें इस तरह से खर्च करूँगा अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर कि मेरी उपयोगिता क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। उपभोक्ता तो यही चाहता है ना कि मेरे पास जो इनकम है, मेरी जो सीमित आय है, उसमें मेरी जो आवश्यकताएं हैं मैं उनको इस तरह से खर्च करूं, अपने धन को, अपनी आय को, कि मेरी जो
उपयोगिता है वो क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। यही एक उपभोक्ता का क्या होता है, लक्ष्य होता है। आगे क्या है कि उपयोगिता। अब हमने 2 बार हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हमने इसमें क्या सुना है कि उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है एक उपभोक्ता। तो सवाल उठता है कि उपयोगिता क्या होती है। तो उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। देखिए, जब भी हम किसी सर्विस को लेते हैं, मूवी देखते हैं, है ना, जैसे कि कोई पढ़ाता है, शिक्षक है, स्टूडेंट जब उसके पास पढ़ने आता है तो उसे क्या प्राप्त होती है, उपयोगिता प्राप्त हुई ना, उसकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो सेवाओं से भी उपयोगिता प्राप्त होती है और वस्तुओं से भी क्या होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। तो किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। एक सेब है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक क्या है, सेब है। इस सेब को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको उपयोगिता प्राप्त होगी, आपकी भूख मिटेगी। तो इसमें जो क्षमता है, क्या क्षमता है सेब के अंदर, आपकी उपयोगिता को, इसके अंदर अंतर क्या है, उपयोगिता है, यह आपको संतुष्टि देती है। यानी किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है ना, यही क्या है, उपयोगिता है। केले खाए आपने, आपको संतुष्टि प्राप्त हुई, उसमें क्या है, उपयोगिता है। अनार खाए, उसमें उपयोगिता है। आपने कपड़े पहने, ठंड में आपने स्वेटर पहना, आपकी ठंड से बचत हुई, उपयोगिता है। हर वस्तु या सेवा कुछ भी है, उसको जब हम उपभोग करते हैं तो उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। यही क्या होती है, संतुष्टि का माप होती है। उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, संतुष्टि का माप। यानी हमें संतुष्टि प्राप्त हुई, हमने कहा हमें उपयोगिता प्राप्त हुई, ठीक है। आगे देखते हैं कि उपयोगिता की विशेषता है। उपयोगिता की मुख्य विशेषता क्या होती है। देखिए, उपयोगिता है, मैंने बोला कि मैंने ये सेब खाया, मुझे उपयोगिता प्राप्त हुई, लेकिन मुझे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, जरूरी नहीं है कि अगले व्यक्ति को भी उतनी ही उपयोगिता प्राप्त हो। मुझे किसी चीज़ से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, आपको किसी और चीज़ से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उपयोगिता क्या होती है, आत्मनिष्ठ होती है। आत्मनिष्ठ होती है यानी कि सब्जेक्टिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग प्रेफरेंस होती है, उसके अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यह सापेक्षिक होती है। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, रिलेटिव होती है। यह समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। यानी कि आज हम देखें, यहाँ पे ठंड का मौसम है, तो यहाँ पे क्या है, हीटर की उपयोगिता ज़्यादा है। वहीं अगर आप जाएंगे गर्म प्रदेशों में, वहाँ पे आइसक्रीम की उपयोगिता बढ़ जाएगी या एसी की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो क्या होता है, समय और स्थान के साथ साथ हमारी क्या होती है, जो उपयोगिता है वो सापेक्षिक रूप से बदलती रहती है। आगे देखते हैं नैतिकता से निष्पक्ष। यानी कि नैतिकता, अच्छाई या बुराई से इसका कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता उपयोगिता है। इस सेब से मुझे, इसको सेब को मैं कंज्यूम करता हूँ, मुझे उपयोगिता प्राप्त होती है। अब इसमें क्या नैतिकता है ना, निष्पक्ष नैतिकता से। तो उपयोगिता, क्या क्या विशेषता उपयोगिता की, कि पहला क्या है, आत्मनिष्ठ होती है, दूसरा क्या है, सापेक्षिक होती है, तीसरा है नैतिकता से निष्पक्ष होती है, ठीक है। इतना समझ लिया आपने। आगे देखते हैं कि उपयोगिता के दृष्टिकोण क्या क्या है मापन के। हम तब से एक चर्चा कर रहे हैं उपयोगिता उपयोगिता, लेकिन उपयोगिता को मापेंगे कैसे, उपयोगिता के मापन के दृष्टिकोण क्या क्या हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो उपयोगिता के मापन के दृष्टिकोण हैं वो 2 हैं मुख्य रूप से। पहला क्या है, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या करते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं संख्याओं में। तो यह गणनावाचक दृष्टिकोण दिया किसने था, मार्शल ने दिया था, और इसके समर्थक थे जेवंस और वालरा। जो हमारा गणनावाचक उपयोगिता है, मार्शल जो थे उनका कहना क्या था कि जो उपयोगिता होती है, किसी वस्तु को उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम माप सकते हैं, ये कहना था मार्शल का। मार्शल ने कहा कि इसे हम संख्यात्मक रूप से मापेंगे। जैसे कि सेब का एग्जाम्पल हमने लिया, सेब कंज्यूम किया, तो हम इसे बता सकते हैं कि हमें 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई, है ना। जो मार्शल थे ना, इन्होंने क्या दिया था, एक मात्रक दिया था, यूनिट दी थी उपयोगिता को मापने के लिए, वो क्या थी, यूटिल्स थी, है ना। तो गणनावाचक दृष्टिकोण था मार्शल का, और जेवंस एंड वालरा ने भी इसका समर्थन किया था। इसके अंतर्गत हम उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, संख्याओं में माप सकते थे। अगला था क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो जो हिक्स थे हमारे, हिक्स ने क्या किया था, जो मार्शल थे
मार्शल का जो नियम था गणनावाचक उपयोगिता, इसका खंडन किया था या इसकी आलोचना की थी। अब इनका कहना क्या था कि जो उपयोगिता है इसे हम संख्या में नहीं माप सकते हैं। हम क्या करते हैं, यह नहीं बता सकते हैं कि सेब खाने से या केले खाने से, अनार खाने से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। यह हम संख्या में नहीं बता सकते हैं कि 10 उपयोगिता प्राप्त हुई कि 15 उपयोगिता प्राप्त हुई। इसे हम क्या कर सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं। क्रम कैसे दे सकते हैं कि मैंने अनार खाया तो मुझे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई, मुझे सेब खाया तो मुझे उससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई, और मैंने जब केला खाया तो उससे भी कम उपयोगिता प्राप्त हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक ऑर्डर दे सकते हैं, उनको एक क्रम दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोगिता मुझे काई से प्राप्त हुई, सेब खाने से प्राप्त हुई, फिर उससे कम प्राप्त हुई हमें अनार खाने से, उससे कम प्राप्त हुई केले खाने से। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऑर्डर दे सकते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ या ज़्यादा से कम की तरफ। इसे हम एक ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। जैसे मार्शल का तो कहना क्या था कि हम इसे नाप सकते हैं, इसे एक अंक दे सकते हैं। और जो हिग्स और एलन थे, इनका कहना क्या था कि इसे हम नाप नहीं सकते हैं, हम इसे एक ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, उपयोगिता का विश्लेषण दो तरह से हुआ, गणनावाचक यानी कोऑर्डिनल अप्रोच और क्रमवाचक यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। आगे हम देखते हैं, आगे है कि गणनावाचक उपयोगिता को हम डिस्क्राइब करेंगे। गणनावाचक या कोऑर्डिनल जो यूटिलिटी होती है, इसके अंतर्गत इसके प्रतिपादक कौन थे, हमने आगे भी देखा था, मार्शल थे, है ना। गणनावाचक उपयोगिता के प्रतिपादक कौन थे, मार्शल थे। और विलियम स्टैनली जेवंस कौन थे, समर्थक थे। मतलब इन्होंने भी इसको प्रतिपादित करने में इनका सहयोग किया था, और इनका भी मानना था कि हम उपयोगिता को मतलब कोऑर्डिनल तरीके से गणना मतलब कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। लियोन वालरा ने भी इसका समर्थन किया था। इसके पीछे मूल विचार क्या था कि हम इसे अंकों में माप सकते हैं। ठीक है, उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, अंकों में माप सकते हैं। इसके बाद इसके मापन की इकाई क्या थी, यूटिल्स थी। हमने पहले देखा कि जो मार्शल थे उन्होंने इसे मापने के लिए एक यूनिट दी थी, वो क्या थी, यूटिल्स थी। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत ही क्या होती है। देखो, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में कैसे मापेंगे, तो इनका कहना था कि जैसे कि आपने एक 10 रुपये की कोई मान लीजिए बिस्किट का पैकेट लिया, इससे आपको मान लीजिए कि 10 रुपये के बिस्किट से आपको 10 यूटिल्स की उपयोगिता प्राप्त हुई। तो 1 रुपये में कितनी उपयोगिता हुई आपको, एक उपयोगिता, है ना। अगर 10 रुपये का बिस्किट खरीदा और 10 उपयोगिता ही प्राप्त हुई, तो जब 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक। यानी कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी निकली हमारी, एक निकली। तो जो मापन की इकाई है वो यूटिल्स थी, मापन की जो इकाई थी हमारी वो थी यूटिल्स, और उपयोगिता को मुद्रा के रूप में भी मापा जा सकता था। ठीक है, इसके अंतर्गत दो सिद्धांत हम पढ़ते हैं मेनली। कौन कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं, पहला है हमारा सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, है ना। इन दोनों नियमों को हम आगे पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण हुआ, इसके बाद हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था, जे.आर. हिक्स ने। हमने देखा वहां पे कि मार्शल ने दिया था गणनावाचक दृष्टिकोण, उसकी आलोचना की थी हिक्स ने, और हिक्स ने अपना क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया। उसका कहना क्या था कि हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में नहीं माप सकते हैं, हम इसे एक ऑर्डर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। बात भी सही है ना, कि हम उपयोगिता, जैसे हमने कोई किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया, अब आप डायरेक्टली कैसे बता पाएंगे कि मुझे इससे 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, 20 उपयोगिता प्राप्त हुई, है ना। इसे हम क्रम दे सकते हैं कि भाई मुझे इस वस्तु का उपभोग करने से क्या होता है, ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होती है, और इस वस्तु का उपभोग करने से मुझे कम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हिक्स का कहना भी यही था कि इसे हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम एक क्रम दे सकते हैं। RJD एलन और हमारे विल्फ्रेडो पेरेटो ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, इसके बाद इसका मूल विचार था इसे क्रम दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, संतुष्टि एक मानसिक अनुभूति है जिसे संख्यात्मक मान देना व्यावहारिक नहीं है। जैसा कि हमने देखा, सही बात है, उपयोगिता को हम संख्यात्मक मान नहीं दे सकते, क्योंकि यह क्या है, एक मानसिक अनुभूति है। उपयोगिता मानसिक अनुभूति होती है ना, जैसे कि अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड करती है।
किसी को रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है तो उसको रसगुल्ले से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी, किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो उसको गुलाब जामुन से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये क्या है, व्यक्तिगत है या मानसिक अनुभूति है, इसे हम संख्यात्मक मान नहीं दे सकते हैं। और जो क्रमवाचक उपयोगिता है इसके अंतर्गत एक प्रमुख तकनीकी क्या है इसकी, अनधिमान वक्र। हमने वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी थी, देखिए ध्यान रखना इस चीज़ को। जो गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ा था इसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, एक था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और एक था सम सीमांत उपयोगिता नियम। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आता किसके अंतर्गत है। तो जो गणनावाचक जो उपयोगिता है हमारी, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत क्या आता है, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ये दोनों नियम आते हैं हमारे गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत। और क्रमवाचक के अंतर्गत आता है हमारा अनधिमान वक्र विश्लेषण, यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए जो हम सीमांत उपयोगिता की जो हम जो उपयोगिता की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत दो तरह की उपयोगिताएं हम देखते हैं, जैसे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास 10 सेब हैं, ठीक है, 10 आपके पास क्या है, सेब फल है। अब इनका आप उपभोग करेंगे, तो जो पहले सेब को खाने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई, यानी कि फर्स्ट सेब खाया 10 उपयोगिता प्राप्त हुई फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, वो आपकी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई है ना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पहला सेब खाया 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरा सेब खाया तो 9 उपयोगिता प्राप्त हुई। क्या हुआ, दोनों को जोड़ा कितना हुआ हमारा, 19 उपयोगिता। तो यह क्या हो गया, हमारा कुल उपयोगिता हो गया। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। लेकिन फिर हमने तीसरी इकाई खाई, उससे हमें 8 की संतुष्टि प्राप्त हुई। अब अगर इन तीनों की संतुष्टि को जोड़ेंगे तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उस अतिरिक्त इकाई है ना, पहला खाया 10 उपयोगिता प्राप्त हुई, वो क्या है, पहली यूनिट की सीमांत उपयोगिता। फिर दूसरी हमने वापस उपभोग करी तो उससे 9 प्राप्त हुई, तो वो भी क्या है, सीमांत उपयोगिता है, लेकिन कुल उपयोगिता हमारी 19 हो गई, है ना। यानी सभी इकाइयों का जो उपयोगिता है उसे जब हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी कुल उपयोगिता। लेकिन वहीं जो एक अतिरिक्त इकाई थी, एक अतिरिक्त मतलब एक अगली इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हुआ है, वो क्या है, हमारी सीमांत उपयोगिता है। आई बात समझ में। इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है उसमें क्या है, सिग्मा, ये समेशन के लिए होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अगर सभी मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, यहाँ पे हम एन की टोटल उपयोगिता जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, समेशन करेंगे हम किसका, सभी का, सभी मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। इस तरह से हम जब सभी n नंबर ऑफ यूटिलिटी, अलग अलग वस्तुओं के उपभोग से जो n नंबर ऑफ यूटिलिटी प्राप्त होती है, उन सबका सम करने पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि परिभाषा में ही हमने देखा था, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, अतिरिक्त कब होगा, एक अगली 5 इकाई उपभोग करा हमने, जब 6ठी इकाई का उपभोग करेंगे तो जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन जो आया है ना, वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। यानी कि हमें अगर 6ठी इकाई की उपयोगिता को प्राप्त करना है कि कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी है उस संख्या की जो हमारे पास होगी, उससे पहले तक कितनी टोटल यूटिलिटी थी, n-1 लिखा है ना, यानी उससे पहले तक जो कुल उपयोगिता की थी उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ n आ जाएगी। इसे हम आगे एक तालिका के माध्यम से समझ लेंगे। अभी आप फॉर्मूले को याद रखिएगा कि जो हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला है उसमें हम सभी यूटिलिटी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 है, 2 है और 3 है, इन सबको हम जोड़ते जोड़ते जहाँ तक उपयोगिता निकालनी है वहाँ तक इसे जोड़ देंगे। इसके बाद जो सीमांत उपयोगिता है उसमें हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1,
यानी उससे पहले वाली कुल उपयोगिता को माइनस करेंगे तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या है, सीमांत उपयोगिता है। इसका एक और फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन, ये जो साइन है चेंज इन का होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हुआ और मात्राओं में जो परिवर्तन हुआ, इसका जब हम भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस तालिका के माध्यम से हम क्या समझेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में संबंध। हमने वहां पे क्या देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई में, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है वही क्या होती है, मार्जिनल। यहाँ पे देखिए एक इकाई का जब उपभोग किया था तो क्या हुआ, दोनों सेम है, एक इकाई का उपभोग करने पे मार्जिनल यूटिलिटी भी वही है और टोटल यूटिलिटी भी वही है। लेकिन जब अगली इकाई का उपभोग किया तो हमें 8 उपयोगिता प्राप्त हुई ना, 8 उपयोगिता जब प्राप्त हुई तो दोनों का सम कितना हो गया, 18 हो गया। इसमें चेंज कितना हुआ, 8 का चेंज हुआ, तो दूसरी इकाई से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 8 हो गई। इसके बाद फिर 3 इकाइयों को उपभोग करा तो कुल उपयोगिता 24 हो जाएगी, और अगली इकाई से हमें कितनी अतिरिक्त मिली है, तो 6 मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब कुल उपयोगिता और मार्जिनल उपयोगिता यानी कि सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध क्या है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है यह क्या करती है, गिरती हुई होती है ना। ये हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसे देख लेते हैं हम पहले। ये सीमांत उपयोगिता का जो ह्रास नियम हमने देखा था, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है, एक उपभोक्ता अधिक अधिक इकाइयों का उपभोग जब करता जाता है ना तो उसकी उपयोगिता गिरने लगती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता क्या करेगा, अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाएगा, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है ना उसका स्तर क्या होगा, गिरता जाएगा। मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपने पहली रोटी खाई तो आपको क्या हुआ, अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी जब रोटी खाएंगे तो उपयोगिता प्राप्त होगी लेकिन उससे थोड़ी सी कम। तीसरी खाएंगे, फिर चौथी खाएंगे। मान लीजिए आपको 5 रोटी की भूख थी, आपने 5 रोटी खा चुके हैं, आपकी संतुष्टि हो चुकी है। अब आप जब 6ठी रोटी खाएंगे तो क्या होगा, नकारात्मक उपयोगिता होने लगेगी। 7वीं खाएंगे तो उल्टी हो सकती है ना। इसी तरह से क्या होता है, जब हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं 1 by 1, तो अतिरिक्त इकाई से जो मिलने वाली उपयोगिता है ना वो गिरने लगती है। पहली यूनिट से जो उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी यूनिट से उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी, तीसरी से क्या होगा, उससे भी कम उपयोगिता प्राप्त होगी। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हम अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती जाती है। तो ये जो सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह दिया किसने था, इसे दिया था H.H. गोसेन ने। ठीक है, H.H. गोसेन ने 1854 में यानी 1854 में क्या किया था, गोसेन ने अपना ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम दिया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, बट डेट याद होना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हमने बहुत बार देखा यूजीसी नेट ने इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि क्रम के रूप में पूछ लिया है कि पहले कौन सा नियम आया उसके बाद कौन सा, इनको अरेंज कीजिए, है ना। तो अरेंज आप कैसे करेंगे, जब आपको पता होगा कि कौन सा नियम कब आया। तो जो हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसे H.H. गोसेन ने दिया था 1854 में, 1854 में, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम क्यों कहते हैं, क्योंकि द्वितीय नियम भी है ना, इसीलिए प्रथम है। वैज्ञानिक विकास इसका अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, इसे प्रतिपादित तो किया था H.H. गोसेन ने, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो विकास था वो किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इस नियम के अंतर्गत क्या है, इस नियम के अंतर्गत वही चीज़ें हैं जो हमने समझी हैं अभी, अन्य बातें समान रहने पर। देखिए इकोनॉमिक्स में जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं ना, किसी परिभाषा को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मान्यता जो होती है ना, उन मान्यताओं को एक सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। अलग अलग मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं को एक साथ समूह में अगर हमें कहना हो तो क्या कहेंगे, अन्य बातें समान रहे। कोई नियम कब लागू होता है, मान लीजिए कि हमको कुछ इफेक्ट का एक वैज्ञानिक अनुभव करना है, तो अगर हम माने कि यार इस चीज़ में परिवर्तन होने से ओवरऑल क्या परिवर्तन होगा, तो अन्य बातों को समान रखना पड़ेगा ना, या तो फिर उसको इफेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पे अन्य बातों को क्या करेंगे, समान मानेंगे। तो अन्य बातों को जब हम समान मानते हैं यानी कि वो अस्थिर रहती हैं, तब जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर या अधिक से अधिक यानी लगातार
इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जाता है तो क्या होगा, वैसे वैसे प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारी घटती जाएगी। सही बात है ना। हमने अभी एग्जाम्पल के रूप में भी समझा, जैसे जैसे अलग ज़्यादा रोटियों को उपभोग करेंगे हमारी उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी सीमांत उपयोगिता। तो यही नियम गोसेन ने दिया था कि जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का हम उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यही क्या था, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम था। तो हम क्या देख रहे थे हमने यहाँ पे एकदम से इस पर शिफ्ट हो गए थे ना। हाँ, हम ये देख रहे थे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घटती जा रही है ना। सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है अलग अलग इकाइयों का उपभोग करने पे। यहाँ पे हमने एक पहली यूनिट यूज की तो क्या हुआ, 10 उपयोगिता प्राप्त हुई। जब दूसरी जो यूनिट है हमारी उसका जब हमने उपभोग किया तो हमें 8 की उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी का उपभोग करने पे 6 उपयोगिता प्राप्त हुई। चौथी का उपभोग करने पे 4, यानी कि क्या हो रहा है, घटती जा रही है उपयोगिता। एक समय आता है कि जब छठी यूनिट हम यूज करते हैं तो क्या होता है, उपयोगिता हमारी 0 हो जाती है। और क्या होता है, उसके बाद भी अगर हम उपभोग करेंगे तो माइनस में चली जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। अधिक जैसे आपने भूख से भी ज़्यादा रोटी खा ली, उसके बाद भी आप रोटी खाते जा रहे हो तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी ना, यानी कि उपयोगिता नकारात्मक में चली जाएगी। यही यहाँ पे समझाया है। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है ये देख लेते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है यह तो निरंतर गिरती रहती है, लेकिन जब तक यह पॉजिटिव रहती है, यानी कि यहाँ तक क्या है, जब पॉजिटिव है तो जो कुल उपयोगिता है यह क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखा ना, 10 हुई, 18 हुई, 24 हुई, 28 हुई, 30 हुई। जहाँ तक ये 0 हो जाएगी वहाँ पे यह अधिकतम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जब नकारात्मक में चली जाएगी अपनी सीमांत उपयोगिता तो यह घटने लगेगी कुल उपयोगिता। देखिए यहाँ पे यह 0 हुई, 0 होने के बाद -2 हुई, तो जब 0 के लेवल पे कुल उपयोगिता कितनी थी, 30 थी। फिर जब ये माइनस में हुई, -2 हो गई तो हमारी कुल उपयोगिता कम हो गई, 28 हो गई। यानी कि सीधा सा संबंध यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, तब तक कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। और जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे भी हमने देखा जब कुल मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो यह अधिकतम थी 30 से ज़्यादा थी क्या यहाँ पे कहीं। उसके बाद क्या हुआ, माइनस में चली गई थी मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता घटने लगी थी। इसी तरह से जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है तो टोटल यूटिलिटी घटने लगती है ना। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ये इसी तरह से अगर आप शॉर्ट नोट बनाए ना तो ये एरोस के रूप में बना ले ताकि रिवीजन करने में भी जल्दी हो जाए। अब इसी को हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जो कुल उपयोगिता है यह मार्जिनल यूटिलिटी से किस तरह से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि अधिक से अधिक इकाइयों का जब हम उपभोग करते जा रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारी यूनिट्स बढ़ती जा रही है तो हमारी उपयोगिता क्या हो रही है, घटती जा रही है। ये नकारात्मक संबंध के कारण ही क्या होती है, उपयोगिता का जो ग्राफ होता है सीमांत उपयोगिता का, यह नकारात्मक रूप से ढलवा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। यह भी लिखने के लिए परिभाषा के रूप में आ जाता है। यहाँ पे देखिए जब सीमांत उपयोगिता इस लेवल पे जब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य है, तो यहीं पे कुल उपयोगिता हमें क्या देखने को मिल रही है, अधिकतम में देखने को मिल रही है। देखा ना हमने अभी नियम में क्या पढ़ा था, जब कुल मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, अधिकतम होती है। यहाँ पे जब ये 0 है तो कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम है। और जैसे जैसे गिर रही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद ये नकारात्मक जाने लगी। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इस लेवल के बाद क्या हुआ, नेगेटिव जा रही है नीचे। जैसे ही यहाँ पे इस नेगेटिव जा रही है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है क्या हुई, घटना स्टार्ट हो गई ना। इस तरह से जा रही थी, उसके बाद एक लेवल के बाद गिरना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता है यह तो नकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक, लेकिन जो हमारी कुल उपयोगिता है ना यह कभी भी नकारात्मक नहीं होती है। कुल उपयोगिता हमेशा पॉजिटिव रहेगी और सीमांत उपयोगिता नकारात्मक भी हो सकती है। यहीं पे लिख भी दिया है हमने, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होती है, एक सेकंड, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी
घटती हुई दर से बढ़ती है। अब घटती हुई दर से बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो हमेशा घटेगी। पहली वस्तु के उपभोग से हमें प्राप्त हुई थी 10 की उपयोगिता, दूसरी से 8 उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी से 6 उपयोगिता प्राप्त हुई। जब ये घटेगा तो टोटल यूटिलिटी जो है, कुल उपयोगिता जो है बढ़ेगी तो सही, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ेगी ना। पहले उसमें कितनी वृद्धि थी, 10 हुई, इसमें 8 की वृद्धि हुई, 18 हो गया, फिर इसमें 6 की वृद्धि हुई, पहले 8 की वृद्धि हुई, फिर 6 की वृद्धि हुई, तो बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर है वो क्या है, घटती हुई है। ध्यान रखना इस चीज को। ये जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें इसी तरह से दिया हुआ होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जब धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। अब आपको सेंटेंस में ऐसे लिख दिया कि बढ़ती हुई दर से बढ़ती है और आप टिक लगा के आ गए कि सही है, तो गलत हो जाएगा ना। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें इस तरह से 3 स्टेटमेंट दे दिए होंगे, फिर नीचे आपको पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं, उसमें से सिलेक्ट कीजिए। उस समय पे फिर दिक्कत आती है ना। तो अभी ध्यान रखें कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी, घटती हुई दर से। फिर जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी, अधिकतम होगी। इसमें जैसे कन्फ्यूजन करने के लिए क्या दे देगा कि न्यूनतम हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। उसके बाद आता है हमारा, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, तब हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो घटने लगती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी था, यहाँ पे जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 के नीचे जाने लगी तो क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगी, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला है हमारा उपभोक्ता की तार्किकता। देखिए, जब भी हम अर्थशास्त्र का जो अध्ययन करते हैं, इसमें आपको जो परिभाषाएं देखने को मिलेंगी, आपको जो मान्यताएं देखने को मिलेंगी, उस मान्यताओं में आप एक मान्यता हर कॉमन पाएंगे, मतलब कि उपभोक्ता तार्किक होता है या विवेकशील होता है। तो ऐसा क्यों है, हम विवेकशील उपभोक्ताओं का अध्ययन क्यों करते हैं। अब जैसे उपयोगिता का ही एग्जाम्पल ले लें, तो अलग एक के बाद एक इकाई का जब हम उपभोग करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, संतुष्टि घट रही है ना। एक विवेकशील उपभोक्ता होने के नाते तो यही होना चाहिए कि आपको भूख थी 5 रोटी की, आपने 5 रोटी खाई, उसके बाद आपको क्या हुआ, नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि बस वो खाया जा रहा है, तार्किक नहीं है ना ये। मान लीजिए कि शराबी है, अब शराबी तार्किक नहीं है, यानी कि उसको कुछ भी अच्छा लग सकता है, वो कैसे भी बिहेव कर सकता है, सिद्धांतों के अनुसार तो चलेगा नहीं वो, है ना। तो उपभोक्ता को हम क्या मानते हैं, तार्किक मानते हैं या रेशनल मानते हैं। यही क्या होता है, सिद्धांत की मान्यताओं के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील या तार्किक है, जो अपनी आय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहता है। अब मान लीजिए तार्किक नहीं है, आप अपने पैसों को अंधाधुंध उड़ाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति पे क्या होगा, ये सब नियम लागू होंगे क्या। अर्थशास्त्र के जो नियम हम लेके चलते हैं, कोई किसी व्यक्ति को अगर पैसा उसके पास बिना कमाए आ रहा है, बिना मेहनत से आ रहा है, उसके पास इतना पैसा है कि वो उड़ाते चला जाए, उसके पास आता जाएगा, तार्किकता नहीं रहेगी ना फिर उसके पास कि यार मुझे कहाँ खर्च करना चाहिए। सीमित आय का हम अध्ययन करते हैं कि हम इस तरह से खर्च करें कि हमारी उपयोगिता अधिकतम हो सके। लेकिन ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करेंगे अगर कि जिसके पास यही तार्किकता नहीं है, तो फिर अध्ययन में क्या हो, गड़बड़ हो जाएगी ना, हमारे रिजल्ट जो हैं वो उस तरह से निकल के नहीं आएंगे। तो जब अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं तो हमेशा एक मान्यता को लेकर चलते हैं कि हम जिन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, विवेकशील है या तार्किक हैं, जो अपनी आय का क्या चाहते हैं, सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हमने पढ़ लिया था, इसे क्या कहते हैं, गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इन सब चीज़ों को आप नोट्स बनाकर नोट डाउन जरूर कर लेना, वरना फिर बाद में हम क्या होता है, पढ़ते चलते हैं, फिर रिवाइज करने की जब बारी आती है तो हम उसे स्किप कर देते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चंस आते हैं तो बनते नहीं है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक विकास किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। नियम का अर्थ क्या है, जब अन्य बातें समान रहें, यही मान्यता है, जब अन्य बातें समान रहें तो जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग बढ़ाता चल रहा है, मतलब एक के बाद एक उपभोग करता चला जाएगा, तो क्या होगा, उसको अगली इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है ना। समझ गए। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या है। देखिए, हर नियम अर्थशास्त्र में हम जो भी नियम पढ़ेंगे ना, सब नियम मान्यताओं पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या मान्यताएं ली हैं, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत जो मान्यताएं वो हैं विवेकशील उपभोक्ता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, हम विवेकशील उपभोक्ताओं
का ही अध्ययन करते हैं। उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है ना। विवेकशील उपभोक्ता क्या चाहता है? अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, यही इसकी पहली मान्यता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की दूसरी मान्यता है गणनावाचक माप। दो तरह से हमने माप पढ़े, एक गणनावाचक और एक क्रमवाचक। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है इसके अंतर्गत आता है, गणनावाचक माप के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। अब ये एक सिंपली क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है, जिसे हम LDMU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर वो पूछ ले कि क्या आता है, उसने नीचे ऑप्शंस में दे दिया गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक उपयोगिता और दो ऑप्शन दे दिए अलग अलग, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अभी से ध्यान रख के चलें कि सीमांत उपयोगिता जो ह्रास नियम है ये गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद अगला है उपभोग का सतत प्रवाह, यानी कि ये जो अध्ययन है यह कब काम करेगा? जब आप किसी वस्तु का उपभोग का कैसे करें? सतत रूप से करें, है ना, कंटिन्यूअसली करें। उस प्रक्रिया के बिना किसी समय अंतराल के लगातार होनी चाहिए। मान लीजिए हमने इस नियम की मान्यता के अनुसार हम चाहते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें। आपने एक रोटी खाई तो तुरंत आप दूसरी रोटी खाएं, तीसरी रोटी खाएं, चौथी रोटी खाएं, तो ये नियम काम करेगा कि हाँ उपयोगिता घट रही है। लेकिन आज आप 2 रोटी खा लें, 2 रोटी कल खा लें, तीसरी रोटी को अगले दिन खा लें, फिर आप बोले कि यार नियम तो काम ही नहीं कर रहा है, मैं तो लगातार रोटियां खा रहा हूं लेकिन क्या हो रहा है, उपयोगिता तो घट ही नहीं रही है, उपयोगिता तो मुझे बराबर मिल रही है। तो क्या होता है, समय जो है वो लगातार होना चाहिए, है ना। उपभोग जो है सतत प्रवाह में होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। फिर चौथा नियम, चौथी मान्यता क्या है? इकाइयों का समरूप होना। अब नियम में हमने क्या देखा, पहली रोटी खाई वो तो इतनी बड़ी बना ली हमने, बहुत बड़ी बना ली, तो उससे हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर दूसरी रोटी को छोटा बना लिया, फिर उस तीसरी रोटी को उससे भी छोटा बना लिया, फिर हम बोल रहे हैं कि हमारी उपयोगिता तो घट ही नहीं रही है एक के बाद एक उपभोग करने पे। तो ऐसा नहीं होगा। इकाइयों का जो उपभोग है ना, वो इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए, मतलब उनका आकार जो है वो समान होना चाहिए सभी इकाइयों का, उनकी गुणवत्ता समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि पहली रोटी हमने खराब बना दी, जली हुई बना दी, उससे आपको कम संतुष्टि प्राप्त हुई। फिर अगली रोटी अच्छी से बना दी, फूली हुई, उसमें घी भी लगा दिया, तो आप बोलोगे कि नहीं, पहली जो उपभोग की थी मैंने उससे मुझे कम उपयोगिता प्राप्त हुई, फिर बाद वाली रोटी से मुझे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हुई, तो आपका नियम तो फेल हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है। इस नियम की मान्यता क्या कहती है कि वस्तुएं जो हैं, सभी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? आकार में भी समान होनी चाहिए, गुणवत्ता में समान होनी चाहिए और स्वाद में भी समान होनी चाहिए, तभी ये नियम क्या होगा? लागू होगा। पांचवी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आय और रुचि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। आय और रुचि में भी बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आय के हिसाब से ही हम अपने उपभोग को बांटते हैं अलग अलग वस्तुओं में। अब किसी वस्तु का उपभोग घटेगा या बढ़ेगा ये उसकी आय पर भी निर्भर करता है और उसकी रुचि पर भी निर्भर करता है। हमने बात की कि गुलाब जामुन है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, अब हम बोल रहे हैं कि नहीं उसकी रुचि बदल गई है, अब उसको रसगुल्ला ज़्यादा पसंद है, तब क्या होगा? नियम काम करेगा क्या? अगर हम नियम के अनुसार रसगुल्ले की बात कर रहे थे कि रसगुल्ले का अधिक अधिक उपभोग करने पर उसको संतुष्टि क्या होती है? घटती जाती है। अब उसके प्रेफरेंस बदल चुकी है तो नियम क्या होगा? बदल जाएगा। तो यह भी उसकी मान्यता है। छठी मान्यता क्या है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो स्थिर होनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमने कैसे मापा था? मान लीजिए 10 रुपये की कोई वस्तु है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब है 1 रुपये से, 1 रुपये से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह क्या हो जाएगी? मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो वह भी क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। कि 10 रुपये का अगर बिस्किट है उससे उसको 10 यूटिल्स प्राप्त हो रहे थे, और एक 20 रुपये का अगर कुछ वस्तु वो खरीदेगा तो उससे 20 यूटिल्स प्राप्त होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो 20 रुपये की वस्तु है। सीमांत उपयोगिता जो है मुद्रा की, वह स्थिर होनी चाहिए इस नियम के अनुसार, तभी नियम क्या होगा? हमारा काम करेगा। ठीक है, यह संबंध भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है ना, टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही है? घटती हुई दर से बढ़ रही है। फिर जैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो जब हो जाती है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो अधिकतम हो जाती है। उसके बाद हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? नकारात्मक होने लगी, तो यह घटने लगी कुल उपयोगिता, है ना। यही हमने ग्राफ के रूप में भी समझा था। जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी वक्र है, सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है, ढाल ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है ना। देख लीजिए, यह हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी ओर क्या हो रहा है, गिरता हुआ है, ढालू है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है, सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, यह भी हमने देख लिया था, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद भी हैं। आप बोलेंगे कि सर क्या यह नहीं, या जो नियम हमने पढ़ा है यह हर जगह लागू होता है, तो ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ क्या हैं, अपवाद हैं। तो इसके अपवाद क्या हैं, पहले इसके अपवाद हैं दुर्लभ वस्तुएं एवं संग्रह। देखिए, कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, दुर्लभ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी पुराने सिक्के हैं, अगर आपको एक संग्रह करने का एक वो है, रुचि है, सिक्के, पुराने टिकट्स हुए, इनको आप इकट्ठा करते हैं, तो जैसे जैसे आपके पास उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो आपको क्या होगा, उपयोगिता अधिक होने लगेगी। दुर्लभ वस्तुएं हैं, हीरा है, हीरे मोती सोना है, चांदी है, अगर इनकी मात्रा जब बढ़ती जाए तो क्या हमारी उपयोगिता घटेगी क्या, इनको प्राप्त करने से, नहीं घटेगी ना। तो ये वस्तुएं क्या हैं, इसके अपवाद के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो दुर्लभ वस्तुएं हैं और जो इनका संग्रह करते हैं तो ये क्या होती है, अपवाद के अंतर्गत है। मादक पदार्थ या शराब नशीली दवाओं के सेवन को भी क्या करते हैं, इसके अपवाद के अंतर्गत मान के चलते हैं, क्योंकि हम अध्ययन ही किनका करते हैं, विवेकशील उपभोक्ताओं का। मादक पदार्थों का जब आप उपभोग करते हैं तो आप एक तरह से विवेकशील नहीं रह जाते हैं। आप जिन वस्तुओं सेवाओं को उपभोग करते हैं उनसे आप संतुष्टि का स्तर जो आपको घटेगा या बढ़ेगा, आप मानसिक रूप से उसको बताने के काबिल होते नहीं हैं उस। तो मादक पदार्थों से भी क्या होता है, ये नियम काम नहीं करता है। संगीत एवं कला, यानी कि आपके जो फेवरेट गाने हैं, कोई कला है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी, जैसे कोई अच्छे गाने सुनेंगे, है ना, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है, आप उसको कितनी भी बार सुन लें आप उससे बोर नहीं होते हैं, है ना। तो वो क्या हुआ, ऐसी चीज़ों पे क्या होती है, यह नियम लागू नहीं होता है। फिर क्या होता है, धन मुद्रा का संचय, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद इसकी आलोचकीय सीमाएं क्या हैं। देखिए, जब हम किसी नियम को बात करते हैं तो जब उसके बाद जो अर्थशास्त्री आते हैं ना, वो उसकी आलोचना करते हैं और अपना नया नियम प्रतिपादित करते हैं, तो उसकी आलोचना भी होती है, हर नियम की आलोचना होती है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और फिर अगला नियम आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उपयोगिता का कोऑर्डिनल मापन जो है वो अव्यावहारिक है। कोऑर्डिनल मापन मतलब संख्यात्मक माप की बात कर रहे हैं। तो जो उपयोगिता सीमांत ह्रास नियम है ना, ये किसके अंतर्गत पढ़ा था हमने, गणनावाचक उपयोगिता के अंतर्गत। तो जो हिक्स थे हमारे, हमने पहले देखा था ना, मार्शल ने दिया था गणनावाचक नियम, तो हिक्स का कहना क्या था कि यह अव्यावहारिक है, हम इस उपयोगिता को क्या करते हैं, माप नहीं सकते हैं, हम इसको क्रम दे सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनल मापन है इसको अव्यावहारिक बताया है। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो वास्तव में स्थिर नहीं रहती है ना। यह भी सही बात है ना, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, मान लीजिए 1 रुपये से जो उपयोगिता आज प्राप्त हो रही है वो क्या हर समय समान रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि जो पहले पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो वही पार्ले जी का जो छोटा पैकेट आता है वो 5 रुपये में आ जाता था, उतना ही बड़ा आज 10 रुपये में आ रहा है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन के कारण जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है ना वो बदलती रहती है, इन्फ्लेशन के कारण या डिफ्लेशन के कारण जो भी है वो सीमांत उपयोगिता जो मुद्रा की है वो बदलती रहती है। फिर स्वतंत्र उपयोगिता की मान्यता त्रुटिपूर्ण है। स्वतंत्र उपयोगिता मतलब, अब देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से जो उपयोगिता है वो अलग अलग रहती है, यानी उपयोगिता किसी बंधन में तो है नहीं, कितनी प्राप्त होगी। आपकी आज उस वस्तु में रुचि है, कल को हो सकता है रुचि नहीं होगी। उपयोगिता की मान्यता एक रूप से क्या है, स्वतंत्र है, तो इसीलिए त्रुटिपूर्ण हो सकता है ना। इसके बाद हम अनाधिमान वक्र है जो इंडिफरेंस कर्व है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में हमने जो पढ़ा है इसका आपको 24 घंटे के अंदर फिर से रिवीजन कर लेना है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और जो अभी तक पढ़ा है इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में इसको बता देंगे, ताकि मैं जब अगली क्लास लूँगा ना तो उसमें आपके जो डाउट्स हैं हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ेंगे। फिर जब हमारा ये पहला टॉपिक जो है पहली यूनिट का, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके हम PYQs भी लगा लेंगे, जिससे हमको ये भी ध्यान हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है ये हमारे क्वेश्चंस हमसे बन पा रहे हैं या नहीं, है ना। और उसमें भी अगर कुछ नई चीज़ें आएंगी हमारे सामने भविष्य में तो हम उनको भी समझते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए फीस तो आपको भरनी नहीं है ना। तो जब टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसको आपको वास्तव में आपको कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं तो शेयर भी कीजिए।
हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।